जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथियों, जय हिंद। जानते हैं कि हम सब क्या पढ़ रहे हैं। काव्य शास्त्र के अंतर्गत तीसरी टॉपिक छंद को हम लोग पढ़ रहे हैं। और कल वाली क्लास तो वैसे भी एक जनरल सी टॉपिक होती है, यानी कि संडे स्पेशल हम लोग किया करते ही हैं। कल में हम लोग पढ़े थे किसको, क्वेड को, जिसमें 4 देश थे, उसको पढ़े थे। आप लोग भी देखे होंगे, यूट्यूब पे हमारी वीडियो गई थी। तो मंडे हो गया है, मंडे को तो हम लोग काव्य शास्त्र को ही पढ़ेंगे। 2-3 क्लास 4 क्लास देख लेते हैं। इसमें छंद को भी हम लोग नस्ते नाबूद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नस्ते नाबूद, यानी कि बिल्कुल इजी वे में इसको भी सीख लेते हैं छंद को, ताकि छंद के टॉपिक से अगर क्वेश्चंस की फ्रेमिंग हो जाती है तो हम इसको भी कर पाएँ। ठीक है, चलिए डियर करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है छंद। ये ना छंद को हम लोग देख चुके हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, पहले 2 ही प्रकार के होते थे। 1916 के पहले 2 ही थे। कौन से? मात्रिक छंद और वार्णिक छंद, 2 ही थे। 1916 में मुक्त छंद आ गया था, जिसके प्रणेता निराला जी थे, जो ही की कली कविता से उसका आविर्भाव हुआ था। ये चीजें हो चुकी है। तो वही जो मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद में पढ़े थे हम लोग कि 3 तरीके के मात्रिक छंद में भी बांट दिया गया है। एक सम मात्रिक, दूसरा अर्ध सम मात्रिक, तीसरा विषम मात्रिक। तो सबसे पहले हम लोग सम मात्रिक के अंतर्गत जो छंद आते हैं उसको देखते हैं ना। तो इसमें हम बोले थे कई एक छंद होते हैं, लेकिन 4 को हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से? रोला पढ़ लेंगे, चौपाई को पढ़ लेंगे, रोला को, गीतिका को और हरि गीतिका को। यही 4 को हम बोले थे कि इसको एटलीस्ट पढ़ ही लिया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छंद होते हैं। ठीक है डियर, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या चीज? चौपाई को। सबसे पहले चौपाई तो जानते ही हैं, रामचरितमानस चौपाई से भरा पड़ा हुआ है ना। तो आप सब जानते हैं चौपाई क्या होती है, घर घर में गाया जाता है चौपाई। तो आइए आज हम इसको सीखते हैं, चौपाई है क्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसकी एक परिभाषा, सिंपल सी परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद उदाहरण देख लेंगे। उसके बाद एक उदाहरण भी हम देंगे आपको, उसमें मात्रा आपको लगानी होगी। ठीक है डियर, चलिए देखते हैं। चौपाई यह सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। सममात्रिक बोलते किसे? जिसके प्रत्येक चरण में एक समान मात्रा हो। ठीक है, इसके 4 चरण होते हैं, जैसा कि हम बताए थे कि किसी भी छंद में कम से कम 4 चरण होने चाहिए ना। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16-16। ध्यान रखिएगा, 16-16 मात्राएं, क्योंकि हम मात्रिक छंद नहीं पढ़ रहे हैं, वार्णिक नहीं, वर्ण नहीं पढ़ रहे हैं, मात्रा पढ़ रहे हैं ना, मात्रिक। तो इसमें मात्रा की गिनती करेंगे। 16-16 मात्रा होती है। पहले चरण का तुक दूसरे चरण में, पहले चरण का तुक दूसरे चरण में तथा तीसरे चरण का तुक चौथे चरण में मिलता है। कहाँ मिलता है? पहले चरण का तुक दूसरे चरण में और तीसरे चरण का तुक चौथे चरण में मिलता है डियर। ठीक है, और प्रत्येक चरण के अंत में यति होता है। क्या होता है? यति होती है। यति का मतलब, यति 3 तरीके का बताए थे, अर्धयति, पूर्ण यति और परिपूर्ण यति। 3 तरीके का बताए थे ना। तो वही चीज, प्रत्येक चरण के अंत में क्या होगा डियर? यति होगा। क्या बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल, इतनी चीजें। अब उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि क्या परिभाषा को उदाहरण फुलफिल कर रहा है। देख लेते हैं सर क्या चीज है, कैसे हम लोग मात्रा लगाने का क्रम भी हम लोग जाने थे कि कौन से वर्ण के लिए कौन सा मात्रा लगाते हैं डियर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या चीज है मात्रा, कैसे लगाते हैं। हम बोले थे कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं उसके लिए लघु मात्रा और दीर्घ स्वर के लिए गुरु मात्रा लगाते हैं। तो यहाँ क्या था? एक जय। ठीक है, यहाँ पर भी ह्रस्व था, फिर म में आ था, यानी कि यह दीर्घ था, दीर्घ के लिए गुरु ई। फिर ज्ञान ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ पे ऐसे ही लिखा गया है, ऐसे नहीं लिखा गया है। ठीक है, ज्ञान ऐसे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ये आधे अक्षर अगर किसी के बीच में होता तो फिर उसके लिए उसके पहले वाले में गुरु मात्रा हो जाती, लेकिन ये पहले है। ठीक है, तो इसके में गुरु मात्रा नहीं होगी। ठीक है, जैसे राजस्थान को हम लोग 1 में पढ़े थे, तो ज में क्या हो गया था? गुरु मात्रा लग गई थी, लेकिन उसी को अलग अलग हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू राज प्लस स्थान पढ़े थे, स्थान की कोई मात्रा नहीं थी। यही बात थी ना। तो वैसे यहाँ पर भी होगा। ठीक है, यहाँ पर भी गुरु लघु लघु, यहाँ पे गुरु लघु लघु। अब देखिए 16 मात्रा हुई क्या? 2 2 4 3 7 7 3 10 10 2 12 12 4 16। और देखिए यहाँ पे जो प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। यहाँ पे देखिए एक यति है, यानी कि पूर्ण यति है, और इस वाले यति को जो कामा वाली होती है उसे
अर्धयति बोलते हैं डियर, समझ में आ रहा है। तो देखिए ये कौन सी यति होगी, पूर्ण यति होगी। अब देखिए पहले चरण का तुक दूसरे चरण में, यहाँ पे देखिए तुक गर है तो दूसरे चरण में, ये दूसरा चरण के यहाँ पे गर है, तो क्या वहां पर भी मिल रहा है, पहले चरण का तुक दूसरे चरण में मिलेगा और तीसरे चरण का तुक चौथे चरण में मिलेगा। अभी देख लेते हैं, यहाँ पर भी मात्रा लगा देते हैं, एक 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 दो एक, ठीक है, कितना हो गया 6, ठीक है, 7 8। क्या चंद्र बिंदु से कोई मात्रा पे प्रभाव पड़ता है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है सर, है ना। सब लोग जानते हैं, मात्रा लगाने का क्रम भी हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे गुरु हो जाएगा, यहाँ पे एक यानी कि लव हो जाएगा, यहाँ पे लव, यहाँ पे गुरु लव लव। क्या 16 हो गया? बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल 16 हो गया। देखिए कैसे, 5 5 2 5 3 8 8 2 10 10 4 14 14 2 16। और तुक भी यानी कि पहले चरण का तुक दूसरे चरण के तुक में मिल भी रहा है, कि यहाँ तक की परिभाषा को फुलफिल कर रहा है, तो बिल्कुल आगे भी करेगा। देखिए यहाँ पर भी लगाइए, गुरु लव गुरु, यहाँ बड़ा दू था, द में बड़ा उ था, ठीक है, देख लीजिए गिनते रहिएगा, कितने हो गए, 6 6 4 10 10 3 13 13 3 16। क्या हो गए, तीसरे चरण का तुक चौथे चरण में मिलेगा। यहाँ धामा था तो यहाँ नामा हो गया। क्या मिल रहा है कि नहीं तुक? हाँ सर बिल्कुल मिल रहा है, मजा भी आ रहा है सर, गजब जहर क्लास है ना। चलिए सॉरी, यहाँ पे देखिए इधर से लगाइए, 2 2 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ की क्या लगेगा, त्र में, त्र में 2 और यहाँ 1। अब बताइए कितना हो गया, 4 2 6 3 9 9 3 12 12 1 13 14 2 16। अनुस्वार युक्त वर्ण के लिए 2 लगता है, यानी कि गुरु लगता है। पढ़े भी थे पीछे वाली क्लास में, जो लोग नहीं जानते हैं मात्रा लगाने, वो पीछे वाली क्लास में 5-6 टॉपिक है, उसको देख लें, दिमाग में अपने मन मस्तिष्क में बैठा लें कि मात्रा कैसे लगती है। एग्जाम्पल दे करके ऐसे ही पूछा जाएगा कि मात्रा, जब मात्रा हमको नहीं लगाने आएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। जानते हैं टीजीटी में ऐसे ही पूछा जाता है कि क्या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इसमें से कौन सा छंद है। आपको चौपाई, रोला, सोरठा, दोहा ऐसे करके दिया रहेगा। जब आप मात्रा लगाने जानते रहेंगे तो बिल्कुल इजी वे में कर पाएंगे डियर, तो कर पाएंगे। वैसे ही बंधव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूलिमल चूरन चार, समन सकल भवरुज परिवारु। देखिए चारू और परिवारु, यहाँ पर तुक मिल रहा है, रागा रागा मिल रहा है, तो इसमें भी क्या है, चौपाई छंद, इसमें मात्रा लगाने अपने से लगाइएगा, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या चीज है, रोला। रोला क्या है डियर, देख लेते हैं। रोला, रोला भी क्या है, सममात्रिक छंद है ना, यह सममात्रिक छंद है। 11 और 13 मात्राओं पर विराम होता है। विराम दैट मीन्स की यति, विराम मतलब यति, यहाँ पे लिख सकते हैं यति होता है। 11 और 13 मात्राओं पर विराम होता है, यानी कि यति होता है। चरणांत यानी कि चरण धन अंत, दीर्घ संधि हुआ है, चरण धन अंत, चरण के अंत में गुरु वर्ण रखने से इसकी गति अच्छी होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। चरण के अंत में गुरु वर्ण रखने से इसकी जो गति होती है, यानी कि पढ़ने का फ्लो जो होता है वह अच्छा होता है, ठीक है। इस छंद को काव्य छंद कहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, यह चीज है कि किस छंद को काव्य छंद बोला जाता है, तो रोला छंद को। किसको, रोला को बोला जाता है, क्या चीज, काव्य छंद बोला जाता है। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि किस छंद को काव्य छंद कहा जाता है, तो रोला को कहा जाता है डियर, ठीक है। और यह प्रबंध काव्य के लिए, किस काव्य के लिए, प्रबंध काव्य के लिए ज्यादा उपयुक्त यानी कि ज्यादा उपयोगी होता है। कौन सा छंद, रोला छंद। देखिए प्रबंध काव्य, हमारे हिंदी साहित्य में ना 2 तरीके का काव्य है। कौन कौन सा काव्य, एक देखिए प्रबंध काव्य होता है और एक होता है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य क्या होता है कि इसकी जो
काव्य पंक्तियां रहेंगी एक दूसरे से कोरिलेट रहेंगी। यानी कि जैसे रामचरितमानस है तो यह क्या है, एक प्रबंध काव्य है। जैसे शुरू से पढ़िएगा ना लास्ट तक पढ़ते जाइए, रामचंद्र जी के बारे में ही सारी चीजें मिलती चली जाएंगी। यानी कि पहले वाली जो पंक्ति रहेगी अगली पंक्ति भी उसी से संबंधित कुछ रहेगी, ठीक है। उसे वैसी पंक्ति को, वैसे काव्य रचना को क्या बोलते हैं, प्रबंध काव्य बोलते हैं, ठीक है। और मुक्तक काव्य में क्या होता है कि इसमें पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति से या तीसरी पंक्ति से चौथी पंक्ति से कोई तालमेल नहीं रखती है। पहली पंक्ति कुछ और अर्थ बताती रहेगी, किसी और के बारे में बताती रहेगी, तो दूसरी तीसरी चौथी किसी और चीजों के बारे में बताती रहेगी। जैसे दोहा छंद हो गया, बिहारी लाल जी का दोहा लीजिएगा तो पहली दूसरी किसी और के बारे में बताती रहेगी, तो तीसरी किसी और के बारे में बताती रहेगी, ठीक है। तुलसीदास जी का दोहावली लीजिएगा तो उसमें भी पहली दूसरी किसी और के बारे में बताता रहेगा, तो तीसरा चौथा किसी और के बारे में बताता रहेगा। तो उस वैसे छंद को क्या बोलते हैं, मुक्तक, वैसे काव्य को क्या बोलते हैं, मुक्तक काव्य बोलते हैं। और एक दूसरे से कोरिलेट रहे तो वह क्या होता है, प्रबंध काव्य होता है, ठीक है। तो यह क्या होता है, रोला किसके लिए, प्रबंध काव्य के लिए ज्यादा उपयुक्त यानी कि ज्यादा जरूरी, ज्यादा उपयोगी होता है। क्या बातें समझ में आ रही है, मक्खन की तरह सर? अरे वाह सर, मजा आ गया ना। चलिए आगे देखिए उदाहरण, इसको उदाहरण देख लेते हैं। नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहत। अब देखिए सम मात्रिक छंद है, 11 और 13 मात्राओं पर विराम यानी अयति होता है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हम ये उज्ज्वल वाले को बताए थे कि अगर किसी भी वर्ण, किसी भी शब्द में दो आधे अक्षर आ जाते हैं, आधे वर्ण आ जाते हैं, तो दोनों को मिला करके एक मात्रा लगती है, यानी कि एक लघु लगा देंगे। ये नहीं कि दो आ गया तो दोनों के लिए एक लगा दें, ऐसा नहीं होता है ना। पीछे हम लोग पढ़े थे मात्राओं का, जैसे गिनती, मात्राओं का गणना कैसे करते हैं। यहाँ पे गुरु, यहाँ पे लघु, गुरु लघु लघु, गुरु गुरु लघु लघु। क्या बातें समझ में आई? 4 2 6 6 4 10 3 13। क्या 11 और 13 पे यति आई, 11 पे यति और 13 पे यति। यहाँ पे अर्ध यति आई, यहाँ पे पूर्ण यति। क्या बातें समझ में आई? 11 और 13 मात्राओं पर विराम यानी कि यति होता है, ठीक है। चरणांत में गुरु वर्ण होता है। ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि चरणांत में गुरु वर्ण हो ही। देखिए चरण के अंत में गुरु वर्ण है क्या? नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन होता है। होने से इसकी गति जो है, फ्लो जो है, पढ़ने का जो एक फ्लो है ना, गति है, वह अच्छी हो जाती है। 1 1 1 1 नहीं 4 5 6 7 8। यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ के लिए 1 लगा देंगे। चंद बिंदु से मात्रा नहीं बढ़ी है, बड़ा ऊ से बढ़ी है, ठीक है। कितना हो गया? 4 3 7 7 4 11 हो गया ना, 11 पे यति हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लग जाएगा बताइए, इधर से लगाइए। 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 ना। 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 4 13, ठीक है डियर। क्या समझ में आ रहा है बातें? हो गया। अब देखिए तीसरे चरण में गुरु लघु 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 लघु, यानी 3 3 3 4 5 3 8 8 3 11 हो गया। यहाँ पे देखिए ए है, ए का मतलब 4 के छोड़ करके सारे के दीर्घ होते हैं। दीर्घ का मतलब गुरु, तो यहाँ पे गुरु हो गया, यानी कि अ छोटी छोटा हुआ और री, यही 4 के लिए क्या लगता है? लघु वर्ण। और सबके लिए गुरु, तो 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 2 11 1 12 1 13 13 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17 18, सॉरी यहाँ तक के हो गया। आगे कहाँ बढ़ रहे हैं आप लोग भी बता नहीं रहे हो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पे यति हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गए। यानी कि इसमें भी सर 11 और 13 पे यति होती है, 11 पे यति और 13 पे यति, 4 चरण होते हैं। क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह समझ में आ गया।
और आज के बाद इसे आप भूलिएगा भी नहीं। ऐसी तरीके से मात्रा को लगाते हैं, ठीक है। आगे देखिए गीतिका क्या होता है, एक और देख लेते हैं। हर गीतिका को कल देखेंगे ना। 14 और 12 की 14 और 12 की यति से 14 और 12 की यति से 26 मात्राओं वाले छंद को गीतिका कहते हैं। 14 और 12 की यति पर, यानी कि 14 और 12 14 मात्रा और 12 मात्रा पे यति होती है। कुल मिलाकर के 26 क्या होते हैं, मात्रा होते हैं। 26 मात्राओं वाले छंद को गीतिका छंद बोलते हैं। क्या, कौन सा छंद बोलते हैं, गीतिका। गीतिका में कितने मात्रा होती है, 26 मात्रा होती है। 14 और 12 वर्ण पे क्या होता है, यति होता है, ठीक है। इस छंद में तीसरी, दसवीं और 17वीं, ध्यान रखिएगा, तीसरी, दसवीं और 17वीं और 24वीं मात्रा सदैव लघु होती है। कौन कौन सी, तीसरी, 10वीं, 17वीं, 24वीं मात्रा सदैव लघु होती है। अभी देखेंगे इस परिभाषा को क्या एग्जाम्पल में फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल करेगा सर ना। सदैव लघु होती है, लघु का मतलब एक दंडी ही होता है, उसमें ह्रस्व स्वर ही होता है। कभी कभी यहाँ देखिएगा, कभी कभी यति 12 और 14 पर हो जाती है। कभी कभी इसमें, कभी कभी रेयर केस में क्या होता है कि यह जो यति है, यति क्या होता है कि 12 और 14 पे हो जाती है। लेकिन मेनली होता क्या है, 14 और 12 पे यति होती है। कभी कभी ठीक अपोजिट भी हो जाया करता है ना, ठीक है। बातें समझ में आई, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तीसरी, 10वीं, 17वीं और 24वीं मात्रा सदैव लघु होती है। क्या होती है, लघु होती है, ठीक है। अब देखिए उदाहरण देखिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अब देखिए इसके आगे हम एग्जाम्पल और 2 लाइन था लेकिन नहीं लिखे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप मात्रा लगा लीजिएगा। इतना भी अगर आपके एग्जाम्पल में आता है तो आप कर सकते हैं ना। बताएगा कि इसमें कितने, जब ये जो लक्षण है यानी कि परिभाषा है, परिभाषा आपको याद रहेगा कि 14 और 12 पे यति होता है, तो आप कर सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद है, ठीक है। 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे 2, 3 हो गए, 5 हो गए ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गए। 4, 5, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14 हुए ना डियर। अब देखिए 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 1, 12, एक के लिए 2 लगाते हैं ना, यानी कि गुरु। 14 और 12 पर यति हो गया। तो आपको ऐसे ही देख करके पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा छंद है, तो आप बता दीजिएगा 14, 12 पे यति तो उसी में होता है। किसमें, गीतिका में सर। 14 और 12 पे यति, एक यति यहाँ 14 पे, दूसरी यति 12 पे। 14 और 12 पे यति तो होता है किसमें, गीतिका में ही होता है। और देखिए तीसरी, 10वीं और 17वीं, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है वर्ण, बताइए। 1, 2, 3, तीसरी मात्रा क्या है, तीसरी सदैव लघु होती है। सॉरी, तीसरी मात्रा 2, 1, 3, तीसरी मात्रा क्या हो गई, प्र, ठीक है। ये लघु हुआ, देखिए क्या इसको फुलफिल कर रहा है। तीसरी, 10वीं क्या हो गई, अब देखिए तीसरी, चौथी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 यहाँ पे द वाले के लिए, ये भी लघु हो गई। और क्या हो गया, 17वीं ना, 17वीं मात्रा क्या हो गई, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, न के लिए 17 हो गया। 17वीं भी क्या हो गई, लघु हो गई, ठीक है। अब देखिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24वीं भी क्या हो गई, लघु हो गई। क्या इसको भी फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल सर कर रहा है ना, कर रहा है। तो ऐसी चीजों में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी दशा में कौन सा छंद होगा, गीत का छंद होगा, ठीक है। इसको भी आप देखिए लगा के देख लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सॉरी यहाँ पे रेफरा भी है,
ठीक है, 2 2 4 2 6 7 7 4 11 11 3 14, 14 पे यदि हो गई ये वाली, यहाँ पे 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12, क्या हो गया। इसको आप करने की कोशिश कीजिएगा, गीतिका से ही संबंधित हमने लिख लिया है, ठीक है। इसको आप मात्रा लगाइएगा, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये वाला चीज क्या का था, चौपाई का था। बंधव गुरुपद पदम परागा सुरेश सुभाष सरस अनुरागा, ये वाली चीज कहाँ का था, चौपाई का था। और साधु भक्तों से में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे। सुरमा बोलते हैं वीर को, वीर का परिवाची है सुरमा। तो ये इसमें क्या है, गीतिका है। इसमें गीतिका वाले में आप लगाने की कोशिश कीजिएगा, मात्रा समझ में आ जाएगा, सारी चीजें करने का प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए प्रैक्टिस आप करेंगे आपके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा। देखिए सारी चीज़ें ये नहीं होती है कि बोर्ड पे बताई जाए, कुछ चीज़ें अपने से भी की जाती हैं, तो आप इसको कीजिएगा ना, करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा तो मैं तो हूँ ही, मैं तो बताऊंगा ही, मैं बताने के लिए, मैं जब आप वीडियो उठा लिया हूँ कि नहीं, आपके अंदर हिंदी के डर को मैं हटाऊंगा तो हटा ही दूंगा, ठीक है, सारी चीज़ों को हटा दूंगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या था, चौपाई, चौपाई को लगाइएगा, चौपाई की मात्रा को इसमें पेस्ट कीजिएगा और इसमें गीतिका की मात्रा को, ठीक है। और पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल। और कुछ डिस्टरबेंस यानी कि कुछ आवाज़ से जा रही होगी आपके, जैसे कि यहाँ पे बगल में ही ना रामायण हो रहा है, तो अगर वो चीज़ जा रही होगी तो उसके लिए भाई थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा चीज़ों को, क्योंकि वो भी हम अगर हिंदू संस्कृति से बिलोंग करते हैं तो सारी चीज़ें हम लोग को थोड़ा सा कोऑपरेट करने पड़ते हैं ना, वो भी ज़रूरी है हमारे हिंदू संस्कृति में, ठीक है, भारतीय संस्कृति में ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इसको पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी, ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो जाएं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर डियर।